एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को आराम से रिवाइज करेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। अगर नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। जयपुर की अनन्या को डेट्स याद थीं, पर वह कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को जोड़ नहीं पाती थी। आज हम बर्लिन वॉल, सोवियत सिस्टम, गोरबाचेव, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया रशिया रिलेशंस, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स सबको रीजनिंग के साथ समझेंगे। बिल्कुल। इस एपिसोड में हम सिर्फ समरी नहीं बोलेंगे, बीच बीच में 1 सेकंड रुककर तुम अपना आंसर सोचोगे। कभी मैं तुम्हें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन दूंगी, कभी गौरव से क्लैरिफिकेशन मांगूंगी। अगर कोई डाउट अटक जाए तो उसे लिख लेना और बाद में एडजी में एग्जैक्ट एआई ट्यूटर डाउट की तरह पूछना। अभी नोटबुक खोलो या बस ध्यान से सुनो। हमारा पहला सवाल है, बर्लिन वॉल का गिरना इतना बड़ा सिंबल क्यों बना? पहले लर्निंग मैप बना लेते हैं। सीक्वेंस होगा, पहले बर्लिन वॉल और कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट, फिर सोवियत सिस्टम की स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रेंथ्स, उसके बाद इंटरनल वीकनेसेस, फिर गोर्बाचोव की रिफॉर्म्स, नेशनलिज्म और 1991 का डिसइंटीग्रेशन। अंत में कॉन्सिक्वेंसेस, शॉक थेरेपी, कॉन्फ्लिक्ट्स और इंडिया रशिया रिलेशंस आएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और कंपैरिजन सबसे अधिक यूजफुल है। अब इमेजिन करो, एक वॉल सिर्फ ब्रिक्स की नहीं बल्कि दो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वॉर्स की बाउंड्री है। बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी और कैपिटलिस्ट तथा कम्युनिस्ट वर्ल्ड के डिवीजन का सिंबल थी। यह 150 किलोमीटर से अधिक लंबी थी और 28 इयर्स तक खड़ी रही। 1 सेकंड रुककर सोचो, वॉल टूटने पर केवल मूवमेंट फ्री हुआ या ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बदली? सही डायरेक्शन है। ग्लोबल पॉलिटिक्स बदली। बर्लिन वॉल को लोगों ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ा। इससे जर्मनी के दोनों हिस्सों का यूनिफिकेशन हुआ और कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंत की शुरुआत मानी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोल्ड वॉर का अंत मिलिट्री विक्ट्री से नहीं, ऑर्डिनरी मैन वुमेन की मास एक्शन से हुआ। यही चैप्टर का पावरफुल डेमोक्रेटिक लेसन भी है। और इसके बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एक एक करके मास डेमोन्स्ट्रेशंस के रिस्पॉन्स में बदलने लगी। सोवियत यूनियन ने पहले जैसी मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं की। यहाँ कॉमन कंफ्यूजन है, बर्लिन वॉल का फॉल और सोवियत यूनियन का फाइनल डिसइंटीग्रेशन एक ही घटना नहीं है। वॉल 1989 में गिरी, जबकि यूएसएसआर दिसंबर 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बर्लिन वॉल का सिग्निफिकेंस क्या था, तो आंसर में 3 पॉइंट्स लिखो। पहला, ये कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड्स के डिवीजन का सिंबल थी। दूसरा, इसके फॉल से जर्मनी यूनिफाइड हुआ। तीसरा, इसने कम्युनिस्ट ब्लॉक और कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन के अंत की शुरुआत दिखाई। तीनों पॉइंट्स को डेट 9 नवंबर 1989 से जोड़ना आंसर को प्रिसाइज बनाता है। क्विक चेक, अगर मैं कहूं कि बर्लिन वॉल के फॉल ने सीधे उसी दिन यूएसएसआर को खत्म कर दिया, तो तुम क्या कहोगे? 1 सेकंड सोचो। सही करेक्शन ये है कि फॉल ने ट्रांसफॉर्मेटिव चेन ऑफ इवेंट्स शुरू की। ईस्ट यूरोप में प्रोटेस्ट्स और रेजिम चेंजेस हुए, फिर सोवियत यूनियन के अंदर क्राइसिस बढ़ा और अंततः 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब तक फर्स्ट मेजर आइडिया क्लियर है, सिंबल, मास एक्शन और हिस्टोरिकल सीक्वेंस। बर्लिन वॉल को आइसोलेटेड इवेंट की तरह मत पढ़ना। इसे कोल्ड वॉर डिवीजन, ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट रेजीम्स और सोवियत नॉन इंटरवेंशन से जोड़ना है। यही कॉज और कॉन्सिक्वेंस के बीच ब्रिज बनाता है। अब स्वाति, सोवियत सिस्टम इतना पावरफुल होकर भी अंदर से वल्नरेबल क्यों था? चलो फाउंडेशन से शुरू करते हैं। यूएसएसआर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया के बाद 1917 में बना। इसका उद्देश्य प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करके इक्वालिटी पर आधारित सोसाइटी बनाना था। पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल थी। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन अलाउड नहीं था। इकोनॉमी स्टेट द्वारा प्लान्ड और कंट्रोल्ड थी। क्या यह डेफिनेशन तुम्हारे आंसर में आ सकती है? हाँ, और वर्डिंग प्रिसाइज रखो। स्टेट ओनरशिप और स्टेट कंट्रोल डोमिनेंट थे।
लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स सोवियत स्टेट के कंट्रोल में थे। यह सिस्टम कैपिटलिज्म के ऑपोजिट मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इक्वालिटी और कलेक्टिव गोल्स पर जोर था। लेकिन इक्वालिटी का आइडियल और एक्चुअल पॉलिटिकल फंक्शनिंग अलग हो सकते हैं। इसी टेंशन को चैप्टर आगे खोलता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जिन्हें सोवियत आर्मी ने फैशिस्ट फोर्सेस से लिबरेट किया था, यूएसएसआर की कंट्रोल में आए। उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स यूएसएसआर जैसे बनाए गए। इस ग्रुप को सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया और वॉर्सो पैक्ट मिलिट्री अलायंस ने इसे जोड़े रखा। यूएसएसआर इस ब्लॉक का लीडर था। सोवियत यूनियन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एक ग्रेट पावर बन गया। उसकी इकोनॉमी में कम्युनिकेशन नेटवर्क, एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल, आयरन और स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर थे। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री पिन से कार्स तक प्रोडक्ट्स बनाती थी। हालांकि इक्वालिटी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसी नहीं थी। स्टेट ने हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और बेसिक नेसेसिटीज पर सब्सिडीज देकर मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड सुनिश्चित किया। तो यहाँ एक बैलेंस्ड आंसर चाहिए। सोवियत सिस्टम को केवल फेलियर मत लिख देना। इसकी स्ट्रेंथ्स थी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, स्ट्रेटेजिक पावर, वेलफेयर सपोर्ट और बेसिक नेसेसिटीज पर स्टेट सब्सिडीज। लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। एग्जाम में अच्छे उत्तर में दोनों साइड्स दिखती हैं, क्योंकि चैप्टर सिस्टम की अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस दोनों बताता है। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी इंस्टीट्यूशंस पर टाइट कंट्रोल रखा और वो पीपल के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी। वन पार्टी सिस्टम में ऑपोजिशन नहीं थी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सेंट थी। डिसेंट अक्सर जोक्स और कार्टून्स में व्यक्त होता था। 15 रिपब्लिक्स को अपने कल्चरल और लोकल अफेयर्स मैनेज करने की इच्छा थी, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी ने उसे पर्याप्त रिकग्निशन नहीं दिया। और एक सेंसिटिव पॉइंट, पेपर पर रशिया 15 रिपब्लिक्स में सिर्फ एक रिपब्लिक था, लेकिन रियलिटी में रशिया सब पर डोमिनेट करता था। इसलिए बाकी रीजन्स के लोगों को निग्लेक्ट और सप्रेशन महसूस हुआ। यह सिर्फ इकोनॉमिक कंप्लेंट नहीं थी, आइडेंटिटी, कल्चर और सेल्फ रूल की डिमांड भी थी। यही बात बाद में नेशनलिज्म और सॉवरेनिटी मूवमेंट से जुड़ती है। एक छोटा रिकैप। सोवियत सिस्टम की 3 एग्जाम कीवर्ड्स हैं: सोशलिज्म, वन पार्टी पॉलिटिकल कंट्रोल और स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी। इसकी पॉजिटिव साइड में वेलफेयर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आते हैं। नेगेटिव साइड में अथॉरिटेरियनिज्म, ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी और रीजनल एस्पिरेशंस की अनदेखी आती है। अब हम देखेंगे कि ये वीकनेसेस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और पब्लिक एलिनेशन में कैसे बदली। पहला सवाल, इकोनॉमी स्टैग्नेट क्यों हुई? सोवियत यूनियन आर्म्स रेस में यूएस को कभी कभी मैच करता था, लेकिन बहुत भारी कॉस्ट पर। न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल, ईस्टर्न यूरोप के सैटेलाइट स्टेट्स और सोवियत सिस्टम के भीतर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर रिसोर्सेज खर्च हुए। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसपोर्ट और पावर, वेस्ट से पीछे रह गए। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कंज्यूमर गुड्स पर पड़ा। प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पीछे रहने से शॉर्टेज बढ़ी और फूड इंपोर्ट्स हर ईयर बढ़े, वेजेस बढ़ते रहे, लेकिन प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर्याप्त नहीं थी। लेट 1970s तक इकोनॉमी फॉल्टरिंग और स्टैग्नेंट हो गई। एग्जाम आंसर में केवल इकोनॉमी वीक थी मत लिखो। मिलिट्री बर्डन, टेक्नोलॉजिकल लैग, शॉर्टेजेस और स्टैग्नेशन को चेन की तरह समझाओ। पॉलिटिकल स्टैग्नेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। कम्युनिस्ट पार्टी 70 ईयर्स से रूल कर रही थी और पीपल के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन स्लो और स्टाइफलिंग था। करप्शन रैम्पेंट था। मिस्टेक सुधारने की कैपेसिटी कम थी और अथॉरिटी बहुत सेंट्रलाइज थी। पार्टी ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डिनरी सिटीजन से ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे। इससे लोगों का सिस्टम और रूलर से कनेक्शन कमजोर हुआ। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था। सिटीजन्स को लंबे समय तक बताया गया कि सोवियत सिस्टम वेस्टर्न कैपिटलिज्म से बेहतर है। जब उन्हें वेस्ट की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और अपने सिस्टम की बैकवर्डनेस का अंतर दिखा, तो यह पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक बना। यानी लेजिटिमेसी केवल इंस्टीट्यूशन से नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और लिव्ड एक्सपीरियंस से भी जुड़ी होती है। अब एक्टिव रिकॉल। सोवियत कोलैप्स के कॉजेस को 4 हेडिंग्स में बोलो: इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल ऑथोरिटेरियनिज्म, पब्लिक एलियनेशन और नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस। क्या अफगानिस्तान का नाम याद आया?
सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 ने सिस्टम को और कमजोर किया। इसे एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह लिखना, अकेला कारण बताकर पूरा आंसर मत बनाना। एग्जैक्टली कॉजेस को हायरार्की के साथ लिखना यूजफुल है। बेसिक कॉज इंटरनल वीकनेसेस थीं जिनसे इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशंस पीपल की एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर पाए। मिलिट्री बर्डन और अफगानिस्तान ने क्राइसिस डीपन किया। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन और रीजनल डिससेटिस्फैक्शन ने पॉपुलर बैकिंग घटाई। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है, गोरबाचोव ने रिफॉर्म क्यों शुरू किया और रिफॉर्म ही कोलैप्स का रास्ता कैसे बना? मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। उनका एम था सोवियत इकोनॉमी को रिफॉर्म करना, वेस्ट की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से पीछे ना रहने देना और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लूजन करना। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म पॉलिसी शुरू की। एक सेकेंड सोचो, इन दोनों टर्म्स में कौन रीस्ट्रक्चरिंग है और कौन ओपननेस? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ रीस्ट्रक्चरिंग है और ग्लासनोस्ट का अर्थ ओपननेस। गोरबाचोव ने पॉलिटिकल रिफॉर्म, डेमोक्रेटाइजेशन और वेस्ट के साथ नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने आर्म्स रेस रोकने, अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप से सोवियत ट्रूप्स विड्रॉ करने और जर्मनी की यूनिफिकेशन में मदद की। लेकिन रिफॉर्म का इंटेंशन और उसका पॉलिटिकल इफेक्ट हमेशा सेम नहीं होता। गोर्बाचेव ने ईस्ट यूरोपियन डिस्टर्बेंसेस में इंटरवीन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्ट रेजीम्स एक के बाद एक कोलैप्स होने लगे। यूएसएसआर के भीतर भी क्राइसिस तेजी से बढ़ा। यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शन है कि गोर्बाचेव ने अकेले यूएसएसआर को इंटेंशनली तोड़ा। चैप्टर का केयरफुल आंसर है कि रिफॉर्म्स ने ऐसी फोर्सेस और एक्सपेक्टेशंस एक्टिवेट कर दी जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। रिफॉर्म्स ने पब्लिक ओपिनियन को भी डिवाइड किया। कुछ लोग चाहते थे कि गोर्बाचेव और तेजी से मूव करें क्योंकि बेनिफिट्स धीरे मिल रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कई लीडर्स उल्टा मानते थे कि पावर और प्रिविलेजेस बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। इस टग ऑफ वॉर में गोर्बाचेव ने दोनों साइड्स का सपोर्ट खोया और उनकी पॉलिसीज को लेकर डिसइल्यूजनमेंट बढ़ा। तो रिफॉर्म और कोलैप्स का रिलेशन सिंपल कॉज नहीं है। इंटरनल प्रॉब्लम्स पहले से थी। गोर्बाचेव ने उन्हें डायग्नोस करके रिफॉर्म किया, लेकिन ओपननेस ने क्रिटिसिज्म को विजिबल बनाया और सप्रेस्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का स्पेस दिया। कुछ हिस्टोरियंस नेशनलिज्म को पुरानी समस्या मानते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि रिफॉर्म्स ने उसे स्पीड अप किया। एग्जाम में दोनों व्यूज को एक्नॉलेज करना मैच्योर आंसर होगा। अब तक हम सोवियत सिस्टम, उसके क्राइसिस और गोर्बाचोव रिफॉर्म्स कवर कर चुके हैं। एडजी में इस पॉइंट पर तुम एक रिवीजन चैलेंज बना सकते हो। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और नेशनलिज्म को कॉज इफेक्ट चेन में अरेंज करो। इससे मेमोराइजेशन के बजाय कॉन्सेप्चुअल रिकॉल होगा। अब हम फाइनल इमीडिएट कॉज पर आएंगे, यानी रिपब्लिक्स की सॉवरेंटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड। नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और दूसरे रीजन्स में मजबूत हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोल्ड वॉर में कई ऑब्जर्वर्स सेंट्रल एशिया में अनरेस्ट एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि वहां एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस तथा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट डिससैटिस्फैक्शन मोर यूरोपियन और प्रॉस्परस एरियाज में दिखाई दी। इस डिससैटिस्फैक्शन के पीछे आइडेंटिटी और इकोनॉमिक कैलकुलेशन दोनों थे। कुछ लोगों को लगा कि वे सेंट्रल एशियंस को साथ रखने के लिए बहुत इकोनॉमिक प्राइस चुका रहे हैं। रिपब्लिक्स अपने अफेयर्स और कल्चरल मैटर्स मैनेज करना चाहती थी, इसलिए सॉवरेंटी का मतलब केवल अलग फ्लैग नहीं, बल्कि पॉलिटिकल कंट्रोल और सेल्फ डिटर्मिनेशन की इच्छा भी था। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने गोर्बाचोव के खिलाफ कू किया। तब तक लोगों ने फ्रीडम का स्वाद चख लिया था और ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट पार्टी रूल वापस नहीं चाहते थे। बोरिस येल्सिन कू का विरोध करके नेशनल हीरो बने। रशिया में पॉपुलर इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने सेंट्रलाइज्ड सोवियत कंट्रोल को चैलेंज किया और पावर सेंटर से रिपब्लिक्स की ओर शिफ्ट होने दी। दिसंबर 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन डिसबैंडेड है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन बैन कर दी गई। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स ने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को बेसिस के रूप में अडॉप्ट किया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS बना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को
फाउंडिंग मेंबर्स बनाकर शुरुआती एक्सक्लूजन का इशू सॉल्व किया गया। रशिया को सक्सेसर स्टेट एक्सेप्ट किया गया। उसने सोवियत यूनियन की इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स स्वीकार की और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत सीट इनहेरिट की। पोस्ट सोवियत स्पेस में रशिया ओनली न्यूक्लियर स्टेट रहा और यूएस के साथ कुछ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर्स किए। एग्जाम में रशिया के सक्सेसर स्टेट होने और सीआईएस के फॉर्मेशन को अलग अलग पॉइंट्स में लिखना। क्रोनोलॉजी को अब टेस्ट करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन 1917, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979, गोरबाचेव रिफॉर्म्स 1985, बर्लिन वॉल फॉल 1989, 1991 कू और दिसंबर 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। डेट्स को आइसोलेटेड लिस्ट की तरह नहीं, स्टोरी की टाइमलाइन की तरह पढ़ो। अगर सीक्वेंस सही है तो कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस याद रखना भी आसान हो जाता है। क्विक क्विज, इमीडिएट और फाइनल कॉज में डिफरेंस क्या लिखोगे? इंटरनल इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड थी। गोर्बाचोव रिफॉर्म्स ने क्राइसिस को एक्सेलरेट किया। नेशनलिज्म और सॉवरेंटी की राइज फाइनल इमीडिएट कॉज बनी। 1991 कू ने पावर शिफ्ट को तेज किया और रशिया, यूक्रेन तथा बेलारूस की दिसंबर डिक्लेरेशन ने डिसइंटीग्रेशन को फॉर्मल रूप दिया। बहुत अच्छा। एक नुआंस मत भूलना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने शुरुआत में इंडिपेंडेंस नहीं मांगी और सोवियत फेडरेशन के साथ रहना चाहा। डिक्लेरेशन उनके लिए सरप्राइज थी, पर बाद में वे सीआईएस के फाउंडिंग मेंबर्स बने। इससे पता चलता है कि सोवियत कोलैप्स के बाद सभी रिपब्लिक्स की एस्पिरेशंस एक जैसी नहीं थी। यही पोस्ट सोवियत पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। अब कॉन्सिक्वेंस पर आते हैं। पहला बड़ा कॉन्सिक्वेंस था कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन का अंत। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम्स में कौन जीतेगा, ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट सेंट्रल इशू नहीं रहा। मिलिट्री ब्लॉक्स, आर्म्स रेस और न्यूक्लियर अक्यूमुलेशन से जुड़ा कन्फ्रंटेशन कम हुआ और एक पॉसिबल न्यू पीस का रास्ता खुला। लेकिन रिड्यूस टेंशन का मतलब यह नहीं कि हर कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो गया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस पावर रिलेशंस का चेंज था। सोवियत ब्लॉक के कोलैप्स के बाद दो पॉसिबिलिटीज थीं, रिमेनिंग सुपर पावर के डोमिनेंस से यूनिपोलर सिस्टम या कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ मल्टीपोलर सिस्टम। चैप्टर के अनुसार उस समय यूनाइटेड स्टेट्स सोल सुपर पावर बना और ग्लोबल सिस्टम यूनिपोलर डायरेक्शन में गया। यह आंसर में साफ कॉन्ट्रास्ट के साथ लिखना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंटरनेशनली डोमिनेंट हुई और वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ ट्रांजिशन के लिए लोन्स और एडवाइस देने वाली पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बने। लिबरल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज करने का प्रेफर्ड मॉडल उभरा। ध्यान रहे, चैप्टर ये भी दिखाता है कि मॉडल अडॉप्ट करना और उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना अलग बातें हैं। यही डिस्टिंक्शन हमें शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस में दिखाई देगी। तीसरा कॉन्सिक्वेंस था मैनी न्यू कंट्रीज का इमर्जेंस। बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स में कुछ यूरोपियन यूनियन और नेटो ज्वाइन करना चाहते थे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपनी ज्योग्राफी का एडवांटेज लेकर रशिया के साथ क्लोज टाइज भी रखना चाहते थे और वेस्ट, यूएस तथा चाइना से रिलेशंस भी बनाना चाहते थे। इसलिए पोस्ट सोवियत वर्ल्ड में आइडेंटिटीज और फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस डाइवर्स थी। एक सेकंड पॉज, अगर क्वेश्चन पूछे डिसइंटीग्रेशन के 3 ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेस लिखो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट, कोल्ड वॉर और आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन का अंत। सेकंड, यूएस लेड यूनिपोलर पावर शिफ्ट और कैपिटलिज्म की डोमिनेंस। थर्ड, नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज और उनकी अलग एस्पिरेशंस। यही 3 पार्ट फ्रेमवर्क लॉन्ग आंसर को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। अब इकोनॉमिक ट्रांजिशन समझते हैं। फॉर्मर सोवियत स्टेट्स को सोशलिस्ट स्ट्रक्चर से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर टोटल शिफ्ट करना था। प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंट बनी थी, स्टेट एसेट्स का प्राइवेटाइजेशन करना था और कलेक्टिव फार्म्स को प्राइवेट फार्मिंग से रिप्लेस करना था। ट्रांजिशन ने स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच किसी ऑल्टरनेट थर्ड वे को प्रैक्टिकली रूल आउट कर दिया। इसी ट्रांजिशन मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से इन्फ्लुएंस्ड मॉडल था। इसकी स्पीड और इंटेंसिटी अलग हो सकती थी, लेकिन डायरेक्शन सिमिलर रही। रैपिड प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। नाम सुनकर थेरेपी हेल्पफुल लगती है,
पर चैप्टर इसके पेनफुल आउटकम्स को स्ट्रांगली हाईलाइट करता है। शॉक थेरेपी की एक्सटर्नल ओरिएंटेशन भी बदली। पुराने सोवियत ब्लॉक ट्रेड अलायंसेस टूटे और स्टेट्स डायरेक्टली वेस्ट से जुड़ने लगी। फ्री ट्रेड और एफडीआई को डेवलपमेंट का इंजन माना गया। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से रीजन के डेवलपमेंट को गाइड करने गए। एग्जाम में इसके इकोनॉमिक और एक्सटर्नल दोनों डायमेंशंस लिखने से आंसर कंप्लीट होता है। लेकिन प्रॉमिस्ड मास कंजम्पशन की उटोपिया नहीं आई। रशिया में लगभग 90% इंडस्ट्री सेल के लिए रखी थी। मार्केट फोर्सेस से रिस्ट्रक्चरिंग हुई। गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी से नहीं, वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज अंडरवैल्यूड होकर थ्रो अवे प्राइसेस पर बिकी। इसलिए इसे लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री कहा गया। सिटीजन्स को वाउचर्स मिले, पर कई लोगों ने जरूरत के कारण उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर थे। रूबल की वैल्यू ड्रामेटिकली गिरी, इन्फ्लेशन ने सेविंग्स खत्म कर दी, कलेक्टिव फार्म्स टूटे और फूड सिक्योरिटी कमजोर हुई। रशिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ा और 1999 का रियल जीडीपी 1989 से नीचे था। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर टूट गया, लेकिन उसके स्थान पर तुरंत स्टेबल अल्टरनेटिव नहीं आया। सोशल वेलफेयर सिस्टम के सब्सिडीज हटने से पॉवर्टी बढ़ी, मिडिल क्लासेस कमजोर हुई, एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेट या माइग्रेट हुई, और कई कंट्रीज में माफिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल करने लगी। प्राइवेटाइजेशन से इनइक्वालिटी और रिच तथा पुअर रीजन्स का गैप बढ़ा। इसलिए शॉक थेरेपी को केवल कैपिटलिज्म आया कहकर छोड़ना गलत है। ट्रांजिशन की ह्यूमन कॉस्ट भी लिखनी है। पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी स्मूथ नहीं था। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से ज्यादा प्रायोरिटी मिली। कई कॉन्स्टिट्यूशंस जल्दी में बनी और स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को बहुत पावर्स दी गई, जिससे इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक रहे। सेंट्रल एशिया में कई प्रेसिडेंट्स हाईली ऑथोरिटेरियन बने और डिसेंट या ऑपोजिशन की जगह सीमित रही। तो क्या शॉक थेरेपी बेस्ट मेथड थी? सोर्स बेस्ड आंसर में एब्सोल्यूट यस या नो से बचो। यह रैपिड ट्रांजिशन मॉडल था, लेकिन चैप्टर बताता है कि 1990s में इसने इकोनॉमीज को रुइन और लोगों को हार्डशिप दिया। इसलिए इवेल्युएट करते समय इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, वेलफेयर विड्रॉल और वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के एविडेंस लिखो, फिर रीजन जजमेंट दो। एक बैलेंसिंग पॉइंट भी है। 2000 के आसपास कई इकोनॉमीज रिवाइव होने लगी, खासकर ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स के कारण। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान मेजर ऑयल या गैस प्रोड्यूसर्स थे। पाइपलाइन से गुजरने वाले कंट्रीज को रेंट मिला और कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। यह रिवाइवल शॉक थेरेपी के इमीडिएट डैमेज को इरेज नहीं करता। मिनी रिकैप। शॉक थेरेपी का डायरेक्शन था कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप और फ्री ट्रेड। प्रोसेस में प्राइवेटाइजेशन, एफडीआई, डीरेगुलेशन और करेंसी कन्वर्टिबिलिटी आए। कॉन्सिक्वेंसेस में इंडस्ट्रीज का कोलैप्स, इन्फ्लेशन, सेविंग्स का लॉस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, वेलफेयर डिक्लाइन और वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस शामिल थे। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों बढ़े। फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में सिविल वॉर्स, इंसर्जेंसीज और सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए। रशिया में चेचनिया और दागेस्तान वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट से जुड़े। चेचन रिबेल से निपटने के लिए मॉस्को की मिलिट्री बॉम्बिंग्स पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप लगे, लेकिन इंडिपेंडेंस एस्पिरेशन समाप्त नहीं हुई। यह दिखाता है कि फोर्स से आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिकल डिमांड हमेशा खत्म नहीं होती। नेशनलिज्म और सेसेशनिज्म को मिक्स मत करना। नेशनलिज्म किसी कम्युनिटी या रिपब्लिक की आइडेंटिटी और पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन की भावना हो सकती है। सेसेशनिज्म एग्जिस्टिंग स्टेट से अलग होने की एक्टिव डिमांड है। हर नेशनलिस्ट मूवमेंट सेसेशनिस्ट नहीं होता, लेकिन जब सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस की डिमांड उठती है तो सेसेशनिज्म का रूप ले सकती है। सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान ने 2001 तक 10 साल चलने वाला सिविल वॉर देखा। अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख प्रोविंस में लोकल आर्मेनियंस की सेसेशन और आर्मेनिया से ज्वाइन करने की इच्छा ने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाया। जॉर्जिया में 2 प्रोविंसेस से इंडिपेंडेंस डिमांड आई। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में एग्जिस्टिंग रेजिम्स के खिलाफ मूवमेंट्स भी हुए।
सेंट्रल एशिया की ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट थी। यह रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के निकट है और हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज से रिच है। रशिया इसे अपने नियर अब्रॉड के रूप में देखता था। चाइना ऑयल और ट्रेड में इंटरेस्टेड था और यूएस ने अफगानिस्तान तथा इराक वॉर्स के बाद मिलिट्री बेसेस और एयर एक्सेस की कोशिश की। ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया का स्प्लिट पीसफुल था, जिससे चेक्स और स्लोवाक्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। इसके विपरीत यूगोस्लाविया का ब्रेकअप सीवियर कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा था। क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बोस्निया एंड हर्जगोविना ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। एथनिक सर्ब्स ने विरोध किया और नॉन सर्ब बोस्नियंस का मैसकर हुआ। बाद में नेटो इंटरवेंशन और बॉम्बिंग हुई। ये कंपैरिजन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। हर स्टेट ब्रेकअप का रिजल्ट समान नहीं होता। चेकोस्लोवाकिया का डिवीजन पीसफुल था, जबकि यूगोस्लाविया में इंटर एथनिक सिविल वॉर और एक्सटर्नल मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ। इसलिए यूएसएसआर कोलैप्स के बाद सभी जगह पीसफुल डेमोक्रेसी आई लिखना गलत जनरलाइजेशन होगा। पोस्ट सोवियत और ईस्ट यूरोपियन ट्रांजिशंस अनइवन और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन थे। अब इंडिया पर फोकस करते हैं। इंडिया ने सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ गुड रिलेशंस बनाए रखे, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप रशिया के साथ रहा। इंडो रशियन टाइज हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट, कॉमन इंटरेस्ट्स और पॉपुलर परसेप्शंस पर आधारित थे। इंडियन फिल्म्स और कल्चर, खासकर राज कपूर और अमिताभ बच्चन, रशिया और पोस्ट सोवियत कंट्रीज में पॉपुलर थे। रशिया और इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की विजन शेयर करते हैं। इसका मतलब है कई पावर्स का कोएग्जिस्टेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। सभी कंट्रीज की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और यूएन के माध्यम से डिसीजन मेकिंग। यूएन को स्ट्रेंथन, डेमोक्रेटाइज और एम्पावर करने की बात भी इस विजन का हिस्सा है। कोल्ड वॉर एरा में इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशनशिप मल्टी डायमेंशनल था। इकोनॉमिक लेवल पर सोवियत यूनियन ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट्स तथा मशीनरी प्लांट्स को एड और टेक्निकल असिस्टेंस दी। फॉरेन एक्सचेंज की कमी के समय उसने इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करके ट्रेड में मदद की। ये डिटेल्स आंसर को कॉन्क्रीट बनाती हैं। पॉलिटिकल और मिलिट्री डायमेंशंस भी याद रखो। यूएसएसआर ने कश्मीर इशू पर यूएन में इंडिया की पोजीशन सपोर्ट की और 1971 वॉर सहित मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया का साथ दिया। इंडिया को सोवियत मिलिट्री हार्डवेयर और जॉइंट प्रोडक्शन अग्रीमेंट्स मिले। कल्चरल डायमेंशन में हिंदी फिल्म्स, इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी शामिल थी। 4 हेडिंग्स बनाकर आंसर लिखना आसान रहेगा। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में रशिया इंडिया के लिए एनर्जी, मिलिट्री, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस और साइंटिफिक कोऑपरेशन में इंपॉर्टेंट रहा। इंडिया रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से एनर्जी इंपोर्ट्स बढ़ाना चाहता था और ऑयल फील्ड्स में पार्टनरशिप तथा इन्वेस्टमेंट की बात थी। रशिया ने इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को क्रायोजेनिक रॉकेट देकर सहायता की और साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन सोचो, क्या यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया को रशिया छोड़कर यूएस पर फोकस करना चाहिए? सोर्स के आधार पर बैलेंस्ड आंसर लिखो। ग्लोबल पावर बैलेंस बदला और यूएस सोल सुपर पावर बना, लेकिन रशिया के साथ ट्रस्ट, डिफेंस, एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, यूएन रिलेटेड इंटरेस्ट और मल्टीपोलर विजन बने रहे। इसलिए फॉरेन पॉलिसी को केवल आइदर और चॉइस मत। अब एग्जाम रिवीजन मोड में चलते हैं। एमसीक्यू में सोवियत इकोनॉमी की रॉन्ग स्टेटमेंट होगी कि पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, क्योंकि इकोनॉमी स्टेट प्लान्ड और कंट्रोल थी। क्रोनोलॉजी में रशियन रेवोल्यूशन, अफगानिस्तान इन्वेजन, बर्लिन वॉल फॉल और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन का क्रम याद रखो। मैच द फॉलोइंग में गोर्बाचोव रिफॉर्म्स, येल्त्सिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, रशिया सक्सेसर स्टेट, शॉक थेरेपी इकोनॉमिक मॉडल और वार्सो पैक्ट मिलिट्री अलायंस है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कीवर्ड्स तैयार रखो। सोशलिज्म, वार्सो पैक्ट, कम्युनिस्ट पार्टी, गोर्बाचोव और बर्लिन वॉल। लेकिन केवल ब्लैंक्स याद करना पर्याप्त नहीं, हर कीवर्ड का वन लाइन मीनिंग भी बोलकर देखो। अगर तुम किसी फ्रेंड को पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट अपने शब्दों में सिखा सकते हो तो एक्टिव रिकॉल मजबूत है। लॉन्ग आंसर फ्रेम सुनो। क्वेश्चन हो कि गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स क्यों शुरू किए,
तो पहले इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और टेक्नोलॉजिकल लैग लिखो, फिर आर्म्स रेस का बर्डन, शॉर्टेजेस, लैक ऑफ डेमोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिजिडिटी। उसके बाद पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट एक्सप्लेन करो। अंत में बताओ कि रिफॉर्म्स ने एक्सपेक्टेशंस, ऑपोजिशन और नेशनलिज्म को बढ़ाकर क्राइसिस एक्सेलरेट किया। अगर क्वेश्चन हो कि यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आंसर को 3 लेयर्स में रखो। बैकग्राउंड में इंटरनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वीकनेसेस, प्रोसेस में गॉर्बेचोव रिफॉर्म्स, डिवाइडेड सपोर्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, इमीडिएट आउटकम में 1991 को येल्त्सिन का राइज और रशिया, यूक्रेन तथा बेलारूस की दिसंबर डिक्लेरेशन, फिर सीआईएस और रशिया के सक्सेसर स्टेट बनने का पॉइंट जोड़ो। एक फाइनल प्रैक्टिस, बिना देखे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन की 3 कैटेगरीज बोलो। कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन का अंत, यूएस के सोल सुपर पावर बनने से यूनिपोलर पावर शिफ्ट और कैपिटलिज्म की इंटरनेशनल डोमिनेंस। न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इमर्जेंस, जिनकी अलग आइडेंटिटीज, इंटरेस्ट्स और फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस थीं। इसके बाद शॉक थेरेपी और न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स को सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस की तरह जोड़ सकते हो। आज का अंतिम चैलेंज यह है, नोटबुक में एक फ्लोचार्ट बनाओ। बर्लिन वॉल 1989 से शुरू करके गॉर्बाचोव रिफॉर्म्स, नेशनलिज्म, 1991 को यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, यूनिपोलैरिटी, शॉक थेरेपी और इंडिया रशिया रिलेशंस तक। सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज याद रखो। सोवियत सिस्टम स्टेट कंट्रोल था, रिफॉर्म्स ने अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस पैदा किए और कोलैप्स के बाद पीस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए। कॉमन मिस्टेक यह है कि बर्लिन वॉल का फॉल और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन को सेम डेट मान लेना। अब एडजी में अपने फ्लोचार्ट को बिना नोट्स देखे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, या चैप्टर का एक मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करके खुद चेक करो। गौरव और स्वाति की ओर से इतना ही। धीरे पढ़ो, कनेक्शंस देखो और एग्जाम में हर पॉइंट को कारण और परिणाम से जोड़कर लिखो। तुम यह चैप्टर समझ सकते हो, बस इसे एक कहानी की तरह नहीं, कनेक्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस की तरह रिवाइज करो।